हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर को कवर किया है, जिसमें विद्युत अपघटन से संबंधित चीजों को पढ़ा है, विद्युत अपघट्य पदार्थ से संबंधित चीजों को पढ़ा है। अब इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड आगे वाले टॉपिक अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, वो कौन सा टॉपिक है? तो फैराडे का नियम। तो 1832 ईस्वी में माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे फैराडे का विद्युत अपघटन नियम कहा जाता है। इस नियम में हम लोग पढ़ेंगे, क्या ध्यान सुनेंगे कि कोई विद्युत अपघट्य किसी उसका अपघटन कराइएगा, मतलब विद्युत अपघटन कराइएगा किसी पदार्थ का, उसका जलीय विलयन ले लीजिएगा या मोल्टेन स्टेट यानी गलित अवस्था ले लीजिएगा। तो पात्र में जब इसका विद्युत अपघटन कराइएगा तो जो इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड पर कुछ पदार्थ जो जमा हो रहे हैं, वह कितना जमा होंगे, वह निर्भर करता है विद्युत धारा और समय पर। इस चीज को बताया कौन? माइकल फैराडे। वही नियम बन गया, जिसका प्रथम नियम क्या है? माइकल फैराडे का प्रथम नियम क्या है? यह कहता है किसी विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब है कि यह विद्युत अपघटनी सेल जो है, इसमें अगर हम लोग मान लेते हैं NaCl लिए है, इस NaCl में अगर हम लोग इसको विद्युत अपघटन कराते हैं NaCl का, यहाँ पे माइनस प्लस, ये तो जानते हैं आप, यह माइनस है, प्लस है, कैथोड है, यह कैथोड है, यह एनोड है। तो NaCl का जब विद्युत अपघटन कराया जाएगा, तो जो कैथोड पर सोडियम जमा होगा, सोडियम यहां पे जो जमा होगा, यह सोडियम कितना जमा होगा, यह किस पर निर्भर करता है? तो इस पे निकलने वाले विद्युत धारा आई पर निर्भर करेगा। और किस पर निर्भर करेगा? तो कितना देर तक प्रवाहित किया जाएगा, उस पर निर्भर करता है हमारा कितना यहां पे सोडियम डिपॉजिट होगा या क्लोरीन यहां कितना डिपॉजिट होगा। तो यह निर्भर करता है विद्युत धारा और समय पर। अर्थात फैराडे ने बताया था कि जो विद्युत अपघटन कराइए, जो अपघटन कराते समय जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होगी पदार्थ की मात्रा, वह समय पर निर्भर करेगा भैया। साथ ही साथ विद्युत धारा पर भी निर्भर करेगा, मतलब जितना पावर का यानी कि जितना एम्पियर का विद्युत धारा दीजिएगा उस पर निर्भर करेगा, और कितना देर तक दे रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। एक लॉजिकली बात करें, लॉजिकली समझाएं इसको, तो जैसे कोई काम हो रहा है, कोई भी काम हो, तो कोई इंसान कितना एफर्ट लगाकर काम कर रहा है, उसकी काम की जो काम पूरा होने की जो संभावना है, वो किस पर निर्भर करेगा? तो वो निर्भर करेगा कितना मेहनत करके काम कर रहा है उस पर, दूसर का कितना देर तक काम कर रहा है। इन दोनों बातों पर निर्भर करेगा। जो ज्यादा मेहनत कर रहा है यानी कि ज्यादा एफर्ट लगा करके काम कर रहा है, और जितना ज्यादा समय देगा वो काम जल्दी संपन्न होगा, यानी कि ज्यादा काम हो पाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही है कि जितना एम्पियर की विद्युत धारा दीजिएगा और जितना लंबा समय तक दीजिएगा, उतना ही हमारा सोडियम यहां पे क्या होगा? डिपॉजिट होगा। यह है फैराडे का प्रथम नियम। तो देखिए, फैराडे का प्रथम नियम लिखेंगे एग्जाम में कैसे? तो किसी विद्युत अपघटन पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, किसी विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती है। किसी विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती होती है। मान लेते हैं, माना किसी विलयन में, किसी विलयन
में I एम्पियर की धारा t समय तक प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा W है। इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा क्या है? W है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा W है, तो हम कह सकते हैं W समानुपाती होगा I के और समानुपाती होगा T के। अब देखिए W समानुपाती है I के, W समानुपाती है T के, अर्थात I का मान बढ़ाइएगा तो W का मान बढ़ेगा, अर्थात जमा हुई पदार्थ की मात्रा बढ़ेगा। T बढ़ाइएगा तो ये भी बढ़ेगा, W बढ़ेगा, अर्थात हम लिख सकते हैं W समानुपाती I इंटू T। अब देखिए यहां पर W समानुपाती है, समानुपाती का चिन्ह हटाइए, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो Z आता है और I इंटू T आता है। यह Z क्या है? तो यह Z कहलाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यह Z कहलाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यह विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है जी? तो विद्युत रासायनिक, तो यहाँ पे I जानते ही हैं, I क्या है? तो विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। T क्या है? तो समय है। W क्या है? तो इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा। अब देखेंगे, अगर एक चीज और देखिए यहां पर, एक इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए तो हम लोग जानते हैं Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज का मात्रा, चार्ज का परिमाण, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। फिजिक्स में पढ़े हैं Q बराबर होता है I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी, या कूलम्ब में, कूलम्ब में, यानी कि चार्ज का परिमाण है, चार्ज का परिमाण होता है। अर्थात इसमें हम लिखें, अगर इसको इस फॉर्मूला को मॉडिफाई किए करा जाए तो W बराबर हो जाएगा Z, I इंटू टी के बदले लिख सकते हैं Q, Z इंटू Q। ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे, यह फॉर्मूला भी याद रखना है, यह फॉर्मूला भी याद रखना है। यह दोनों फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूला से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए एक और चीज यहां पर बता दें, यहां पे I के लिए C भी प्रयोग किया जाता है, I के लिए C भी प्रयोग कर सकते हैं, करंट। तो हम लोग को क्या लिख सकते हैं इसको? W बराबर Z इंटू I इंटू टी, या W बराबर Z इंटू C इंटू टी। दोनों फॉर्मूले, यानी कि दोनों तरीके की, जिस तरह से I को सूचित कर दीजिए उससे यह फॉर्मूला निकल जाएगा। यह था फैराडे का नियम, लेकिन इसमें Z क्या है? तो Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यह क्या है? तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे, इसको नोट करिए। चलिए, अब है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यह क्या है तो समझने का प्रयास करिएगा। यह इलेक्ट्रोवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? तो यह एक फिक्स वैल्यू है, यह निश्चित मान है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यह क्या है? तो यह निकाला जाता है 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करती है। अर्थात किसी विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर जो डिपोजिट होगा पदार्थ की मात्रा, उसी को कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसमें I का मान कितना लेना है? 1।
समय कितना लेना है, 1 सेकेंड, अर्थात 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित कीजिए। प्रवाहित करने पर जो जमा होगा इलेक्ट्रोड पर, उसी को कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। समझे? समझ में आया? चलिए देखते हैं। यहां पे यह सेटअप है विद्युत अपघटनशील का। अगर आई का मान 1 एम्पियर रख दिया जाए, यहां से प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर और समय कितना, 1 सेकेंड रख दिया जाए, तो यहां पे जो डिपॉजिट होगा पदार्थ की मात्रा, उसी को कहेंगे जेड। अर्थात जेड किसके बराबर हो जाएगा, डब्लू की। यानी कि डिपॉजिट हुई पदार्थ की मात्रा जो डब्लू होगा, यह किसके बराबर होगा, जेड की। कहता रे भैया, अब देख लीजिए, जमा हुई पदार्थ की मात्रा क्या है, डब्लू। और उसी डब्लू को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। कब, जब आई का मान 1 एम्पियर और समय कितना, 1 सेकेंड। अगर परीक्षा में आए विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तो कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। जब एक उसको कैसे लिखते हैं, तो जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। जब 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा होती है, उस मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यह है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का परिभाषा, जो एग्जाम में आप अच्छे तरीका से लिख लेंगे। यहां पे आई का मान कितना लिया गया है, 1 एम्पियर। समय कितना लिया गया है, 1 सेकेंड। तो जमा हुई पदार्थ की मात्रा क्या है, डब्लू है। जमा हुई पदार्थ की मात्रा बराबर किसके है, डब्लू के। तो हम लोग फॉर्मूला यहां पे पढ़े हैं, डब्लू बराबर जेड इंटू आई इंटू टी। आई का मान 1 का समय का मान 1 रखिएगा, तो डब्लू बराबर हो जाएगा जेड के। अर्थात जेड बराबर क्या है, तो डब्लू है। यही ना है जी, कि डिपॉजिट हुई पदार्थ की मात्रा, उसी को क्या कहते हैं, जेड। कब, जब धारा 1 एम्पियर, समय 1 सेकेंड रखा जाता है। तो यह है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इतना आप अच्छे से लिख कर आएंगे। अब देखिए जेड का मान कैसे निकलता है। यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है मोलर द्रव्यमान बट्टा N इंटू एफ। ये क्या नया चीज आ गया जी। विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर लिख रहे हैं मोलर द्रव्यमान बट्टा N गुने एफ। ये क्या है, ये है क्या, तो देखेंगे ये क्या है। तो मोलर द्रव्यमान क्या है और N इंटू एफ क्या है, तो आप पहले से जानते हैं। मोलर द्रव्यमान का मतलब 1 मोल का द्रव्यमान, जैसे सोडियम 1 मोल ले लिया जाए, तो कितना हो जाता है, 23 ग्राम। कैल्शियम 1 मोल ले लिया जाए, 1 मोल कैल्शियम तो 40 ग्राम। 1 मोल मैग्नीशियम ले लिया जाए तो 24 ग्राम। यह है मोलर द्रव्यमान। N क्या है, अभी समझाते हैं। ये नोट कर लिया है, इसको मिटाते हैं। मोलर द्रव्यमान, अगर 1 मोल सोडियम लेते हैं तो 23 ग्राम होता है। इसी को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। कौन सा द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल
1 मोल कैल्शियम लेते हैं तो हो जाएगा 40 ग्राम, 1 मोल मैग्नीशियम लेंगे तो हो जाएगा 24 ग्राम, यही ना अभी पढ़े 24 ग्राम। अब n क्या है जी, तो देखेंगे n क्या है, तो n है n फैक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि एक परमाणु से कितना इलेक्ट्रॉन का गेन या बाहर निकल रहा है, उसी को n फैक्टर कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास सोडियम प्लस हो, सोडियम प्लस से सोडियम में चेंज होना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो यहाँ पे n फैक्टर क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा 1। अगर मैग्नीशियम को देखिए तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम को चेंज होना है, मैग्नीशियम 2 प्लस होता है, इसको 2 प्लस से मैग्नीशियम में चेंज होना है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो मैग्नेट यहाँ पे n फैक्टर क्या निकल कर आएगा 2। अगर क्लोरीन माइनस में है, उसको क्लोरीन में चेंज होना है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यहाँ n का मान क्या हो जाएगा 1, यह है n फैक्टर। दिक्कत इसी प्रकार हम लोग n फैक्टर निकाल सकते हैं सिंपली, वैलेंसी इसको नॉर्मली मान सकते हैं वैलेंसी की तरह, लेकिन वैलेंसी नहीं है, याद रखिएगा, हम बस कह रहे हैं वैलेंसी की तरह मान लीजिए, लेकिन वैलेंसी नहीं है। यह क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को डिपोजिट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, वह मात्रा है n फैक्टर। यानी कि एक मैग्नीशियम को इलेक्ट्रोड पर जमा होने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को गेन करके उतने आवेश को ग्रहण करके वह जमा हो पाएगा, यह है n फैक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर मोलर द्रव्यमान बट्टा n। f क्या है, f क्या है जी, f क्या है, देखेंगे f है फैराडे कांस्टेंट। f क्या है, f है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे का नियतांक जो होता है 96,500 कूलम। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। 1 फैराडे का मतलब 96,500 कूलम होता है। यह आया कहां से है, यह आया कहां से, इस चीज को डिस्कस करते हैं, पहले इतना नोट करिए। चलिए अभी डिस्कस किए हम लोग जेड बराबर या W बराबर जेड, जेड निकाले हम लोग कितना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना निकाले, तो मोलर द्रव्यमान बट्टा n गुने f। n मोलर द्रव्यमान बता दिए, 1 मोल का द्रव्यमान। n क्या है, तो चेंज हुए इलेक्ट्रॉन में चेंज, जिसको वैलेंसी कह सकते हैं। f क्या है, तो फैराडे कांस्टेंट जिसका मान होता है 96,500 कूलम। अब देखिएगा यहाँ पे 96,500 कूलम कैसे आता है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे फैराडे को कैसे निकाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अगर बात करें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना है, अगर हम ले ले 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अब 1 मोल कहा जाए तो 1 मोल कहा जाए तो सिंपल दिमाग में आना चाहिए 6.022 गुने 10⁻23 एवोगाद्रो नंबर आपके मन में आना चाहिए। 1 मोल की बात आया तो 6.022 गुने 10⁻23, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह जो होता है उसी को फैराडे का कांस्टेंट यानी कि 1 फैराडे कहा जाता है। क्या कहा, 1 फैराडे क्या है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसी को 1 फैराडे कहा जाता है। देखिए कितना होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.022 गुने 10⁻23 इसका चार्ज, तो 1 का चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.602 गुने 10⁻⁻19, और हमारे पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 6.022 गुने 10⁻23 गुना कर दीजिए, 2 गुने 10⁻23 गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ पे जो कैलकुलेटिव वैल्यू जो आएगा, कैलकुलेट जो करिएगा, लगभग जो आने वाला है 96,487 कूलम।
96,487 कूलम। अब इसी को अप्रोक्सीमेट लिख लिया जाता है 96,000, या 8 है तो इसको बढ़ा करके अर्थात 5 कर दिया जाता है, इन्हें 00 कर दिया जाता है कूलम। 96,500 कूलम, इसको कहा जाता है 1 फैराडे। इसी को कहा जाता है क्या, 1 फैराडे। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर कोई भी डाउट हो तो थोड़ा कमेंट करके बताएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ा सा दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। अगर मजा आ रहा हो तब, मजा आएगा कब, जब इसको ध्यान से देखिएगा तब, यानी कि ध्यान से देखिएगा तो चीजें समझ में आएंगी। सब 1 बाय 1 रिलेट किया जा रहा है। चलिए देखेंगे आगे। अब हमारा देखिए जेड का मान निकल गया। जेड का मान इतना, अगर हम फॉर्मूला में रखा जाए, W बराबर हम लोग पढ़े हैं जेड इंटू आई इंटू टी। W बराबर जेड इंटू क्यू पढ़े हैं ना। इस जेड के मान को यहां से पुट किया जाए। अब देखिएगा मोलर द्रव्यमान को सूचित किया जाता है m से, मोलर द्रव्यमान को m से सूचित करते हैं। चलिए लिख देते हैं यहां पर जेड बराबर m बाई n इंटू एफ। कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए तो W बराबर क्या लिख सकते हैं, W बराबर लिख सकते हैं m बट्टा n इंटू एफ इंटू आई इंटू टी। यह फॉर्मूला याद रखेंगे। या W बराबर m बाई n इंटू एफ इंटू यू। कोई दिक्कत, मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं कि यहां से W बराबर यानी कि यह कैसे आया, यह कहां से आया, फैराडे का नियम। अब देखिए यह कहां से आया होगा, यह चीज, इस चीज को समझना है। तो इसको हम समझाएंगे एक क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन लेकर के इसको समझाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा साइड में हो रहा है लेकिन क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में 2 एम्पियर की धारा, कॉपर सल्फेट के विलयन में 2 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित किया जाए। 30 मिनट तक प्रवाहित किया जाए तो जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाली पदार्थ की मात्रा होगी वह कितना होगी। इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होगी यह कितना होगी। इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझा रहे हैं कि यह आया कहां से। समझने का प्रयास करिएगा, दिखेगा। देखिए इधर अगर इसको लिखा जाए, कॉपर जमा होगा, कॉपर कितना जमा होगा, कॉपर यहाँ पे कितना जमा होगा, तो देखेंगे कितना, कैसे करेंगे इसको। तो जब विद्युत विच्छेदन कराइएगा तो कॉपर किस रूप में होगा, कॉपर 2+ में। इस कॉपर 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कॉपर में चेंज होने के लिए। कॉपर 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसमें चेंज होने के लिए, कॉपर में चेंज होने के लिए। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, और यहाँ पे अगर हम लोग स्टोकियोमेट्री लगा दे, स्टोकियोमेट्री समझते हैं आप, संतुलित करने के लिए जो अंक आगे रखा जाता है उसको स्टोकियोमेट्री गुणांक कहा जाता है, स्टोकियोमेट्री कहा जाता है। अब इसमें थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट में जाइएगा तो स्टोकियोमेट्री हम पढ़े हुए हैं कि यहाँ पे जो है इसको मोल मान लीजिए, यहाँ पे गुणांक आ रहा है उसको मोल मान लीजिए। यहाँ 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 1 मोल, अर्थात 1 मोल कॉपर प्राप्त करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ रहे हैं? यहाँ पे स्टोकियोमेट्री लगाइएगा तो यहाँ पे 1 है, 1 मोल कॉपर प्राप्त करने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब क्या है, तो आप 1 मोल कोई भी चीज लीजिएगा तो उसका जो द्रव्यमान होता है कौन सी में बदल जाएगा, ग्राम में। फिर सुनिए,
अगर हम लोग एक हाइड्रोजन लेते हैं तो इसका द्रव्यमान होता है 1 mu। अगर एक मोल ले ले तो यह हो जाएगा 1 ग्राम। अगर एक सोडियम ले ले तो इसका द्रव्यमान होता है 23 AMU। अगर 1 मोल सोडियम ले ले तो यह हो जाता है 23 ग्राम। एक कैल्शियम ले ले तो इसका द्रव्यमान होता है 40 AMU। अगर 1 मोल कैल्शियम ले ले, 1 मोल कैल्शियम ले ले तो यह हो जाएगा 40 ग्राम। यानी कि जो इसका द्रव्यमान है एक का, वह अगर 1 मोल हो जाए तो वह द्रव्यमान AMU से बदल जाएगा ग्राम में। तो यहाँ पे 1 मोल लिए हैं तो कॉपर का द्रव्यमान होता है 63.5 ग्राम। 63.5 ग्राम, अर्थात 63.5 ग्राम पाने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ पे देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं उसका मान कितना है, कितना कूलम है? तो 96,500 कूलम। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन है उस 1 मोल का मतलब होता है 96,500 कूलम। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें, 2 फैराड 2 गुने 96,500 कूलम, 96,500 कूलम अर्थात 2 फैराडे। अर्थात क्या? 2 फैराडे। कोई दिक्कत? ये 2 फैराडे हो गया। अब देखेंगे तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए एक एक नियम से जाते हैं। चूंकि 2 फैराडे या 2 गुने 96,500 कूलम, 2 गुने 96,500 कूलम आवेश 63.5 ग्राम कॉपर डिपोजिट करता है। 2 गुने 96,500 कूलम आवेश 63.5 ग्राम कॉपर क्या कर रहा है? डिपोजिट कर रहा है। देखिए 2 फैराडे यानी 96,500 कूलम कितना जब डिपोजिट कर रहा है? 63.5। तो 1 कूलम में चार्ज कितना डिपोजिट करेगा? तो 63.5 बट्टा 2 गुने 96,500, 96,500। अब देखिएगा ध्यान से, और हमारे पास धारा का मान कितना है? 2 एम्पियर और समय कितना है? 30 मिनट। तो हम लोग क्या जानते हैं? Q बराबर I इंटू टी। Q क्या है? तो कूलम में चार्ज, कूलम में चार्ज यानी I का मान 2 एम्पियर, समय का मान 2 एम्पियर, समय का मान 30 मिनट। मिनट को सेकंड में बदलिएगा, 60 से गुना करना पड़ेगा। इतना कूलम चार्ज है हमारे पास, प्रवाहित किया जा रहा है। तो 1 कूलम में इतना, तो इतना कूलम में कितना? तो 2 इंटू A इंटू 30 गुने 60 कूलम में कितना? तो मान लेते हैं W, मान लेते हैं कितना? तो गुना कर देंगे ना, 63.5 बट्टा 2 गुने 96,500 बराबर, इसको इधर तो गुना करना पड़ेगा। 1 में इतना है तो इतना कूलम में कितना गुना करना पड़ेगा। गुना करिए, 2 गुने 30 गुने 60, इतना जमा होगा। अर्थात यह किसके बराबर हो जाएगा? थोड़ा सा ये कट रहा होगा उधर, थोड़ा सा इसको और इधर लिखते हैं। 63.5 बट्टा 2 गुने 96,500 गुने 2 गुने 30 गुने 60। कोई दिक्कत? अब देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये W मान लेते हैं, W के बराबर है। अर्थात W बराबर क्या आएगा? तो देखिए अब फॉर्मूला बना देते हैं यहीं से, चलिए फॉर्मूला बना देते हैं यहीं से। W बराबर देखिएगा 63.5 क्या है? 63.5 क्या है? मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान। 2 क्या है? तो इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 प्लस से कॉपर में बदलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है वह कितना है? 2, अर्थात एन फैक्टर। गुने 96,500 को क्या कहते हैं? फैराडे। गुने 2 क्या था? करंट था I। गुने यह 30 क्या है? तो समय। ये आ गया ना फॉर्मूला, देखिएगा यही ना फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, यही ना फॉर्मूला है। W बराबर M बट्टा N इंटू F गुने I इंटू टी। अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना डिपोजिट होगा कॉपर इलेक्ट्रोड पर जब 2 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करेंगे। तो यह हल करिएगा तो उतना ग्राम आ जाएगा।
कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, उसको सही करने का प्रयास किया जाएगा। नहीं दिक्कत है तो इसको नोट करिए। चलिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा W बराबर Z इंटू आई इंटू टी, यह फॉर्मूला। W बराबर Z इंटू क्यू, यह फॉर्मूला। W बराबर Z का मान रखा जाए तो Z का मान M बट्टा N इंटू एफ इंटू आई इंटू टी, यह फॉर्मूला। W बराबर M बट्टा N इंटू एफ इंटू क्यू, यह फॉर्मूला। यह हम लोग फॉर्मूला पढ़े, अर्थात Z बराबर क्या आप निकाले हैं? M बट्टा N इंटू एफ। अब यहाँ पे M क्या है? तो मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। N क्या है? तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कितना चेंज हुआ वो बताता है। इलेक्ट्रॉन में चेंज एन फैक्टर। F क्या है? तो 96,500 कूलम, 96,500 कूलम फराडे कांस्टेंट। और क्या है? I क्या है? तो विद्युत धारा। T क्या है? तो T क्या है? समय। यह आप पढ़े हैं, इतना तक हम पढ़े। अब यह है फराडे का नियम, फर्स्ट लॉ खत्म हुआ। और इस पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट से 63.5 ग्राम 63.5 ग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए 63.5 ग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए कितने कूलम्ब चार्ज की आवश्यकता है? कितने कूलम्ब चार्ज की आवश्यकता है? कितने कूलम्ब चार्ज की आवश्यकता है? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को लॉजिकली हम लोग कैसे बात करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आप फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं या लॉजिकली ऐसे बात कर सकते हैं। कॉपर 2+ के रूप में है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कॉपर में चेंज करने के लिए। और कॉपर में चेंज होगा तो यहाँ पे अगर स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे तो यहाँ पे 63.5 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे तो 2 मोल हो जाएगा कॉपर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और 2 मोल का मतलब 2 फैराडे। 2 फैराडे का मतलब 2 गुने 96,500 कूलम। क्योंकि हमको इतना ही डिपोजिट करना है तो कितना चार्ज चाहिए? 0 गुना करिएगा, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 13 और 9 दूना 18, 19 कूलम चार्ज चाहिए। 19 यहाँ पे इतना कूलम चार्ज चाहिए। 0 का 0, 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 1, 9 दूना 8, 19, इतना कूलम चार्ज चाहिए 63.5 ग्राम डिपोजिट होने के लिए कॉपर का। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोलेगा हाइड्रोजन का 8 ग्राम डिपोजिट होने के लिए कितना चाहिए? हाइड्रोजन आयन से किसी रूप में होगा, ये किसी रूप में होगा, आयन के रूप में। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का 8 ग्राम डिपोजिट होने में कितना चार्ज चाहिए? कितना चार्ज चाहिए? तो देखिए, H+ से H2 में चेंज होगा तो यहां बैलेंस करिएगा तो 2H2। और यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसको डिपोजिट होने के लिए H2 के रूप में। अर्थात H2 का मतलब यहां पे 2 ग्राम। कितना ग्राम? 2 ग्राम। अगर स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं तो 2 मोल, अर्थात 2 मोल से 2 ग्राम डिपोजिट होता है। 2 यहां पे देखेंगे 2 मोल से कितना? 2 ग्राम डिपोजिट होता है। अब 2 मोल क्या है? 2 फैराडे है। 2 फैराडे है तो 2 फैराडे से 2 ग्राम, तो 1 फैराडे से कितना? 2/2 ग्राम। अगर 8 कितना ग्राम चाहिए? कितना ग्राम चाहिए? 8 ग्राम। तो इसको उल्टा करिएगा तो 1 से 1 खत्म। 1 फैराडे में 1 ग्राम डिपोजिट होता है। तो 8 ग्राम में कितना फैराडे चाहिए? 8 फैराडे चाहिए। और 8 फैराडे का मतलब क्या है? 8 गुने 96,500 कूलम। हो गए, हल करिए, आ जाएगा आंसर।
चलिए यहाँ पे देखेंगे, हम लोग 2 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है, या बोर्ड के एग्जाम में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए देखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से 260 ग्राम सिल्वर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने के लिए कितने इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी, इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप सिंपल आप कूलम में निकाल सकते हैं। हम लोग 2 क्वेश्चन को देखेंगे, या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सिल्वर नाइट्रेट देखेंगे, यहाँ पे जान लीजिए सिल्वर का मोलर द्रव्यमान जो होता है, Ag का मोलर द्रव्यमान जो होता है 108 ग्राम होता है। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो Ag जो है Ag प्लस के रूप में है, और यहाँ पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Ag में चेंज होगा। स्टोइकियोमेट्री लगाइएगा तो यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल Ag को जमा कर रहा है, 1 मोल Ag को जमा कर रहा है। अब Ag OG मत करिए, Ag का मतलब सिल्वर होता है। यहाँ पे 1 मोल Ag का मतलब कितना, 108 ग्राम, 108 ग्राम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे। यहाँ ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन। देखिए हमको चाहिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये फैराडे यानी कि कूलम्ब वगैरह में निकालना है चार्ज वगैरह। देखिए लिखेंगे, चूंकि 108 ग्राम के लिए 1 फैराडे चाहिए, तो 216 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो जिसको ज्ञात करना होता है उसको बाद में बराबर को दूसरे साइड लेकर कहते हैं। देखिएगा 108 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने के लिए सिल्वर प्राप्त करने के लिए 1 फैराडे की आवश्यकता है। कितना फैराडे, 1 फैराडे। तो इसीलिए 1 ग्राम के लिए कितना जरूरत होगा जी, 1 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने के लिए कितना फैराडे की आवश्यकता होगा, 1 फैराडे बट्टा 108, 1 फैराडे बट्टा 108। अब देखिए आपको कितना ग्राम डिपॉजिट करना है, तो हमको डिपॉजिट करना है 216, तो इसीलिए 216 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना, 1 बट्टा 108 गुने 200, यहाँ पे रेंज के बाहर जा रहा है, यहाँ पे 1 बट्टा 108 गुने फैराडे, तो फैराडे लगा दीजिए 216, काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पे कितना फैराडे चाहिए जी, 2 फैराडे। 2 फैराडे का मतलब 2 गुने 96,500 कूलम्ब। यह हल करिएगा तो 0 0 5 दूना 10, 6 दूना 12 13, 9 दूना 18 1 19, इतना कूलम्ब चाहिए। यह हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 0.5 एम्पियर की धारा, अर्थात आई का मान कितना दे दिया है, 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित किया जा रहा है, अर्थात टी का मान दे दिया है 10 मिनट। सेकेंड में बदलिएगा तो 10 गुने 60 सेकेंड प्रवाहित किया जाता है। तो कैथोड पर कितना मात्रा डिपॉजिट होता है, अर्थात W पूछा है। तो W बराबर क्या जानते हैं आप, W बराबर होता है मोलर द्रव्यमान बट्टा N गुने F, I का मान, क्योंकि I का मान क्या है, I इंटू टी। ये पढ़े आप फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर आएगा। देखिएगा मोलर द्रव्यमान कितना होता है सिल्वर का मोलर द्रव्यमान अभी यहाँ पे लिखे थे 108। सिल्वर का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 108 बट्टा एन कितना चेंज हो रहा है, एन का मतलब सिल्वर Ag प्लस से Ag में चेंज होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एन का मान कितना 1, यहाँ पे 1। फैराडे का मान कितना 96,500 गुने, और यहाँ पे आई का मान कितना है 0.5 गुने टी का मान कितना है 10। अब देखिए सेकेंड में चाहिए, 10 गुने 60 सेकेंड। यहाँ पे दशमलव उड़ाइएगा तो 0 बैठेगा, यह 0 से 0 क्या कर देंगे, काट देंगे। अब देखिए यहां से 1 0 और कट जाएगा, 0 से 0। अब गुणा कर दीजिए, अब गुणा करिएगा यहाँ पर, तो गुणा करने पर आ जाएगा लगभग, पहले लिख लेते हैं 108 गुने 5 गुने 6 बट्टा 96,50
तो लगभग इसको गुणा करिएगा तो गुणा करने पर आएगा 324 बट्टा 965। ठीक है, 324 बट्टा 965 हल करिएगा तो आ जाएगा इतना। अब देखिएगा, हाँ इसको हल करिएगा फिर तो आंसर आएगा 0.336 ग्राम। आंसर यह हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसको नोट करिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब है फैराडे का सेकेंड लॉ। अब हम लोग को पढ़ना है फैराडे का सेकेंड लॉ। यह लॉ, फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है, तो अलग अलग विद्युत विच्छेद पदार्थ में, अलग अलग विद्युत विच्छेद पदार्थ में अगर एक समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए और समान समय तक प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर जो डिपोजिट हो रही है पदार्थ की मात्रा वह रासायनिक तुल्यांक की समानुपाती होती है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, देखिए यह दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इन दोनों, इसमें विद्युत विच्छेद पदार्थ डाला गया है, यहाँ पे भी उसी तरह का सेटअप बनाया गया, वहां पे भी उसी प्रकार का सेटअप बनाया गया है। अगर अलग अलग विद्युत विच्छेद पदार्थ रखकर एक समान विद्युत धारा, इसमें भी आई धारा, इसमें भी आई धारा, मतलब सब में आई धारा प्रवाहित किया जाता है और समय भी बराबर लिया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर जो डिपोजिट हो रहा है पदार्थ की मात्रा वह उसके रासायनिक तुल्यांक के क्या होगा, समानुपाती होगा, वो उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। देखिए परीक्षा में इसका कैसे लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य, अपघट्यों के विलयन में, अपघट्यों के विलयन में चलिए ये है फैराडे का सेकेंड लॉ। ये क्या कहता है, तो इस नियम के अनुसार अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन में एक समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। या थोड़ा सा देख लेंगे, समानुपाती होता है, समानुपाती। चलिए यह नियम क्या कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यह नियम क्या कहता है, देखिए इस नियम के अनुसार अलग अलग विद्युत अपघट्यों, इसका क्या मतलब, अलग अलग विद्युत अपघट्यों, तो देख लीजिए अलग अलग विद्युत अपघट्य लेते हैं, यह एक विद्युत अपघट्य है, यह एक दूसरा विद्युत अपघट्य है, अलग अलग, इसमें मान लेते हैं ए लिए हैं, इसमें मान लेते हैं बी लिए। अब इस अलग अलग विद्युत अपघट्यों में अगर हम लोग एक समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, अर्थात इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है मान लेते हैं आई विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, आई विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और इसमें समय कितना ले लेते हैं, तो हम लोग समय मान लेते हैं टी समय, टी समय तक दोनों में प्रवाहित किया जा रहा है, तो मान लेते हैं इसका डिपोजिट हुई पदार्थ की मात्रा क्या है, WA, इसका डिपोजिट हुई पदार्थ की मात्रा क्या है, WB। WA और WB देखिए क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन में एक समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाता है, एक समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं उसकी तुल्यांकी भारों के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो उसके तुल्यांकी भार, इसका तुल्यांकी भार मान लेते हैं EA, इसका तुल्यांकी भार क्या, EB, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। अभी समझाएंगे तुल्यांकी भार क्या है, तुल्यांकी भार जिसे फॉर्मूला बनता है ए का जमा हुआ पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा बी का जमा हुआ पदार्थ का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, EA बट्टा EB, EA बट्टा EB। इसी को क्या लिख सकते हैं आप फॉर्मूला से, WA बट्टा WB बराबर हो जाएगा EA बट्टा EB।
ये आपका फॉर्मूला निकल रहा है। अब देखिएगा ये क्या है, समतुल्य भार क्या है। तो समतुल्य भार अगर आपको बताएं तो समतुल्य भार होता है ये ई बराबर मोलर द्रव्यमान बट्टा एन फैक्टर, मोलर द्रव्यमान बट्टा एन फैक्टर। अर्थात अगर हमको कोई कहे हाइड्रोजन का समतुल्य भार क्या बताइए, समतुल्य भार। तो हाइड्रोजन का समतुल्य भार क्या होगा, तो हाइड्रोजन पर कितना वेग चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन का देखेंगे यहाँ पे H प्लस से H में जाने के लिए प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो N का मान कितना हो जाएगा, एक। सोडियम प्लस से सोडियम में चेंज होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे N फैक्टर क्या हो जाएगा, एक। अर्थात सोडियम का, एल्युमिनियम का ले लीजिए, एल्युमिनियम का देख लीजिए 3 प्लस होता है, यहाँ पे एल्युमिनियम से प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एल्युमिनियम में जाएगा, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम 2 प्लस से कैल्शियम में चेंज होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का हमसे कोई पूछे हाइड्रोजन का समतुल्य भार, तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है हाइड्रोजन का, 1। यहाँ पे एन फैक्टर कितना निकल कर आया, 1, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 ग्राम। हमको पूछ दे सोडियम का समतुल्य भार सोडियम का, तो सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23, इसका एन फैक्टर कितना, 1, तो कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। अगर हमसे कोई पूछ दे एल्युमिनियम का समतुल्य भार ई एल्युमिनियम का, तो कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम का मोलर द्रव्यमान होता है लगभग कितना, 27, इसका एन फैक्टर कितना, 3, तो इसका एक ई एल्युमिनियम यानी कि समतुल्य भार कितना हो जाएगा, 9 ग्राम। अगर कैल्शियम का पूछ दे हमको, कैल्शियम का समतुल्य भार कितना हो जाएगा, तो कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40, अब अट्टा क्या, इसका एन फैक्टर 2, अर्थात कितना, 20 ग्राम। इस प्रकार हम लोग समतुल्य भार ज्ञात करते हैं। इसमें देखा जाए इस फैराडे के सेकेंड लॉ में तो क्या कह रहा है कि अलग अलग विद्युत अपघट्य पदार्थ ले दिए, एक यहाँ पे विद्युत अपघट्य का पदार्थ है, यहाँ पे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और उसमें आई विद्युत धारा मतलब समान विद्युत धारा 2 एम्पियर इसमें दे रहा है तो 2 एम्पियर इसमें भी दीजिए, 2 एम्पियर इसमें भी देखिए। अगर 2 मिनट के लिए दे रहे हैं तो 2 मिनट इसमें भी दीजिए, 2 मिनट इसमें भी दीजिए, 2 मिनट इसमें दीजिए। अब उसमें जो इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट हो रहा है पदार्थ की मात्रा, उसको देखिएगा तो उनके जैसे यहीं पे ए का डिपोजिट हुई पदार्थ की मात्रा और बी का डिपोजिट हुई पदार्थ की मात्रा, अर्थात डब्ल्यू अनुपात डब्ल्यू बी देखा जाएगा, डब्ल्यू बी देखा जाएगा तो होगा ए अनुपात ई बी, जिसको हम लोग लिखे हैं डब्ल्यू ए बट्टा डब्ल्यू बी और ए बट्टा ई बी। अगर ये 3 गो के साथ हो जाए, 3 गो विद्युत अपघट्य पदार्थ आ जाए, 3 गो विद्युत अपघट्य पदार्थ आ जाए, इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, समय कितना लिया जाए, समय लिया जाए टी, समय कितना टी। अगर मान लेते हैं इसमें NaCl ले ले, इसमें कैल्शियम सल्फेट, हाँ ठीक, कैल्शियम सल्फेट ले लेते हैं, इसमें एल्युमिनियम Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट का हो, हाँ सर ठीक है, सल्फेट ले लिए। तो इसमें अगर आई विद्युत धारा समान समय टी के लिए प्रवाहित किया जाता है तो इस पर डिपोजिट हुई पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा, WNA। यहाँ कैल्शियम WCA यानी कैल्शियम, यहाँ पे WAl। इसका समतुल्य भार देखा जाए यह क्या होगा, तो यह WNA अनुपात WCA अनुपात WAl किसके बराबर होगा, तो सोडियम का समतुल्य भार किसका, सोडियम का अनुपात समतुल्य भार किसका, कैल्शियम का, समतुल्य भार किसका, एल्युमिनियम का। यह होगा
यही कहता है फैराडे का सेकेंड लॉ, यही है फैराडे का सेकेंड लॉ। यह आपका एन फैक्टर यानी कि मोलर द्रव्यमान, सॉरी समतुल्य भार निकालने का तरीका हो गया। समतुल्य भार ई क्या है, तो समतुल्य भार है, यहां पे लिख देते हैं। ई क्या है, तो समतुल्य भार है। ए क्या है, जमा हुई पदार्थ की मात्रा। कोई दिक्कत, यह है आपका टोटल फैराडे का सेकेंड लॉ, यह है फैराडे का सेकेंड लॉ। आपको एग्जाम में आए लिखने के लिए, तो आप इसको पहले लिखेंगे, लिखने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला के बाद, फॉर्मूला से पहले आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको डायग्राम द्वारा समझा देंगे, फॉर्मूला लिखेंगे या फॉर्मूला के अनुसार यहां तक लिख देंगे, यहां तक, तो आपका कोई नंबर नहीं काट सकता है, 1% नंबर नहीं कर सकता है। बस प्रॉपर ढंग से लिखना होगा। फैराडे का प्रश्न यहां से एक्सप्लेन करेंगे, यहां से एक्सप्लेन करने के बाद यह डायग्राम बना देंगे, डायग्राम बनाने के बाद यह आपका सूत्र हो जाएगा, सूत्र लिखने के बाद यह भी लिख देंगे नीचे, उसके बाद एक और एग्जाम्पल देकर के समझा देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और समतुल्य भार कैसे निकलेगा वो भी बता दिए आप, ये समतुल्य भार कैसे निकाला जाएगा। चलिए इस प्रकार हम लोग आगे आगे पढ़ते हैं, इसको क्या कैसे करना है। चलिए इसको नोट करिए। चलिए अभी हमने सीखा कि इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट हुई पदार्थ की मात्रा अलग अलग विद्युत विच्छेद पदार्थ में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट होने वाली जो पदार्थ की मात्राएं हैं उनके समतुल्य भारों के क्या होती हैं, समानुपाती होती है। अर्थात हम लोगों ने पढ़ा है, अगर एक विद्युत अपघट्य पदार्थ अभी पढ़े हमने को डब्ल्यू ए बट्टा डब्ल्यू बी कहा जाए तो हम लोग ई ए बट्टा ई बी लिखते हैं। अर्थात यह है फैराडे का सेकेंड लॉ। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, तो लिख देंगे ए का इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा। उसी प्रकार डब्ल्यू बी क्या है, तो बी का इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा। ई क्या है, क्या है, तो ई के लिए लिख देंगे ए का समतुल्य भार। ईबी क्या है, तो बी का समतुल्य भार। इस प्रकार हम लोग यह फॉर्मूला डिराइव कर दिए। अब इससे यह है फैराडे का सेकेंड लॉ का फॉर्मूला। अब इसके आधार पर एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखा गया है, द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड और द्रवित सोडियम क्लोराइड के सेल में, अर्थात एक जगह द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड लिया गया है, एक जगह द्रवित सोडियम क्लोराइड लिया गया है। अब दोनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी कि समान, यानी कि देख लीजिए इसको देखा जाए इस तरह से, तो इसमें लिया गया है Al2O3 और इसमें लिया गया है NaCl और इसमें समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा होगा I, और समय भी समान ही होगा, समान समय होगा। तो इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट होने वाली पदार्थ की मात्रा कितना होगा सोडियम का, जबकि हमारा एल्युमिनियम का दे दिया है WA दे दिया है। WA कितना दिया है, डिपोजिट हुई पदार्थ की मात्रा, तो WA दिया है 1.8 ग्राम। हमको पूछा है WNA कितना होगा। तो अभी हम लोग पढ़े कि WA बट्टा WB मान लेते हैं, एल्युमिनियम है यहाँ पे एल्युमिनियम, तो यहाँ पे WA बट्टा WB बराबर EA बट्टा EB। इसका मतलब यहाँ पे दोनों का समतुल्य भार कितना होगा, अर्थात हम लोग देखा जाए एल्युमिनियम का समतुल्य भार, एल्युमिनियम का समतुल्य भार कितना होगा। तो एल्युमिनियम का समतुल्य भार अभी क्या पढ़े हम लोग, मोलर द्रव्यमान अबट्टा एन फैक्टर। मोलर द्रव्यमान कितना होता है एल्युमिनियम का 27, एन फैक्टर क्या 3, कितना हो जाएगा 9 ग्राम, कितना 9।
समतुल्य भार 9। उसी प्रकार ENA के देखा जाए तो ENA का सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना 23, एन फैक्टर 1 यानी कि कितना 23। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं WNA बट्टा WAL, WNA बट्टा WAL। तो यहाँ पे जो ऊपर में सोडियम लिए हैं तो इसका समतुल्य भार भी यहाँ पे सोडियम का लेंगे, और यहाँ पे एल्युमिनियम नीचे लिए हैं तो समतुल्य भार एल्युमिनियम का कहाँ लेंगे नीचे। मान रखिए इसको इधर भेज देते हैं, WNA बराबर कितना हो जाएगा WNA बराबर ENA का मान कितना 23 बट्टा एल्युमिनियम का कितना निकाले 9। इसको इधर भेजिएगा गुना 1.8 दशमलव उड़ाइएगा 0 आएगा, 9 दूना 18। अब गुना कर दीजिएगा तो WNA बराबर आएगा 46 बट्टा 10 अर्थात कितना 4.6 ग्राम, यानी कि WNA बराबर हो जाएगा 4.6 ग्राम एनसी। इस प्रकार हम लोग फराडे का फर्स्ट लॉ और फराडे का सेकेंड लॉ अच्छे तरीके से कवर किया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हर वीडियो में हम कहते हैं अगर कुछ कमी है तो वह कमी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस इतना सपोर्ट कर दीजिएगा, बाकी हम मेहनत करके आपको इस चैप्टर का सारे वीडियो, इस चैप्टर का सारा जितना आपके सिलेबस में है सारा कवर इसी प्लेटफॉर्म पर पूरा करके दिया जाएगा। तो अच्छे वीडियो के लिए और क्वालिटी वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल